तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल आपको परीक्षा वाणी की मैंने पहली क्लास दी थी जिसके अंदर हम लोग ने प्रमुख संस्थान वगैरह यहाँ के देखे थे, संग्रहालय संस्थान वगैरह। आज हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, ठीक है। यानी इसके बाद 1 से 2 वीडियो ऐसी होंगी जो आप बिना बोर्ड के यानी बिना वाइट बोर्ड के पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रॉपरली आपको उसी जगह से जहाँ से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ से पूरे सेटअप के साथ क्लास दूंगा जिस तरीके से मैं देता आया हूँ। थोड़ा सा आप लोग 1 क्लास 2 क्लास ऐसे एडजस्ट कर लेना, और मुझे नहीं लगता है कि अब एडजस्ट करने में कोई समस्या होनी चाहिए। बस आपके पास हाथ पे बुक होनी चाहिए। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, वो आपको मैं इसी तरीके से गाइड करता रहूंगा। क्योंकि परीक्षा वाणी एक बार कंप्लीट हो जाए 8 से 10, 10 से 12 क्लासेस में, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, जैसे मैंने कल आपको पहला चैप्टर कराया था संग्रहालय वाला, तो उसके जो स्टार्टिंग पे दिए हुए हैं, यानी स्टार्टिंग में देखना अपनी बुक के परीक्षा वाणी में जो क्वेश्चन दिए होंगे, अब जाके उस पहले पेज वाला जो उस चैप्टर के क्वेश्चन वन लाइनर बनाए होंगे उसको अब जाके वहां से आप लोग करना है, ठीक है। इसी तरीके से, ताकि आपका स्टार्टिंग वाला जो मतलब इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, आपका यहां से आप चैप्टर करोगे, उधर आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, जो आप लोगों का वन लाइनर दिया हुआ है, ठीक है। उस वन लाइनर को इसी तरीके से करोगे जब इधर से आप लोग चैप्टर करोगे, ठीक है। तो आज हम इसका दूसरा चैप्टर निकालेंगे। आप निकालो चैप्टर नंबर 14, यानी 14वां नंबर का जो चैप्टर है उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन। 14th नंबर का जो चैप्टर है वो आप लोगों को निकालना है। और पहले मैं हल्के चैप्टर करा देता हूँ ताकि पूरे जब सेटअप के साथ पढ़ाऊंगा, बोर्ड के साथ पढ़ाऊंगा, तब जाके थोड़े हार्ड वाले टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। अभी आप लोगों का टाइम खराब न जाए, आपका रिविजन भी हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड में ऊर्जा संसाधन जो इसने स्टार्टिंग में दिया हुआ है, यहां से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ एक पॉइंट देखिए, यहां क्या लिखा है कि इसने अन्य राज्य अथवा केंद्र द्वारा स्थापित किसी परियोजना के राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली निःशुल्क प्राप्त होती है। क्या पता क्वेश्चन पूछ दे कभी। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। इसका क्या मतलब है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार उत्तराखंड में कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाती है, ठीक है, सारा पैसा वो लगाती है, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि उत्तराखंड में वो प्रोजेक्ट लग रहा है, 12% रॉयल्टी के रूप में उत्तराखंड को बिजली मुफ्त मिलेगी। यानी अगर 100 यूनिट अगर बिजली उत्पादन होता है तो 12 यूनिट मुफ्त में किसको मिलेगी, उत्तराखंड सरकार को मिलेगी। बाकी उत्तराखंड सरकार चाहे तो खरीद सकती है, ठीक है। एक पॉइंट ये याद रखना कि अदर स्टेट या केंद्र सरकार के द्वारा अगर उत्तराखंड राज्य में कोई प्रोजेक्ट स्थापित किया जाता है, पावर प्रोजेक्ट, तो उस केस में उत्तराखंड को कितने % बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलेगी, इसका सीधा सीधा जवाब होगा 12% बिजली मिलेगी, ठीक है। इसके ऊपर के पॉइंट जितने भी लिखे हैं वो खाली पढ़ के जाओ, उसको कुछ नहीं आना है, वो तो आपका हाँ नॉलेज के लिए चलो इतना है, इतनी क्षमता है, ये वो आप हम वन लाइनर वनडे एग्जाम है उसके हिसाब से आप लोगों को इतना अगर आपको ध्यान रखोगे तो काफी है, ठीक। नीचे इसने दिया है उत्तराखंड की ऊर्जा नीति। देखो, राज्य गठन के बाद सरकार ने राज्य के अपार जल संसाधन, ये सब थ्योरेटिकल, ये तो ऐसी पढ़ने की चीज है, पेपर में आने की चीज है नहीं। अब खुद ही पता है राज्य गठन के बाद तो भाषा लिख रखी है, ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। परियोजनाओं को राज्य ऊर्जा निगम तथा नेशनल पावर कॉर्पोरेशन की अध्यक्षता में, ये भी कुछ नहीं पढ़ना है। विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ा, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। राज्य में पहले से पड़ी इतनी प्रोजेक्ट को, इतनी अधूरी पड़ी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया, ये सब चीजें आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है, ठीक। सीधे सीधे आप लोग नीचे अगर आ जाएंगे, पावर ग्रिड वगैरह वो सब चीज नहीं पढ़नी है, पुनर्वास वगैरह दे रखा है, ये कुछ भी नहीं, ये तो सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसको ऊपर ऊपर ही एक बार पढ़ लेना, कोई ज्यादा इससे फायदा आपको होने वाला नहीं है, ठीक। ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक सदस्यीय विद्युत नियामक आयोग का गठन किया जाएगा, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है नीचे, वो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इस ऊर्जा नीति में 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं लघु और 25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं बड़ी परियोजनाएं कहलाएंगी, ठीक। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ऊर्जा नीति बनाई गई है उसके तहत कितना % यानी कौन सी प्रोजेक्ट को आप लोग क्या कहोगे, मेगावाट पर कितने मेगावाट तक की परियोजना को लघु कहोगे और कितने मेगावाट तक की परियोजना को बड़ी परियोजना कहोगे, ये ध्यान रखना है यहाँ से सीधे पॉइंट। यानी 25 मेगावाट तक की कोई प्रोजेक्ट है उसको आप लघु प्रोजेक्ट कहोगे, और 25 मेगावाट से बड़ी परियोजनाओं को क्या कहोगे आप, बृहद परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं कहलाएंगी। 25 मेगावाट तक लघु, उससे ऊपर की बड़ी परियोजनाएं, एक ही याद रखना। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। 2008 में उत्तराखंड राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा की नीति, नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल मतलब जिसको जो चीजें आप दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी जिसकी एनर्जी आप एक बार में ऐसा नहीं कि यूज करके समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं, आप उसको रिन्यूएबल यानी दोबारा उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सनलाइट है, ये रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल है, ठीक है, सौर ऊर्जा वगैरह, क्योंकि क्या है आप यूज करोगे, दोबारा सनलाइट पड़ेगी, उसमें फिर चार्ज हो जाएगा, फिर यूज करोगे, यानी इस प्रकार के जो संसाधन जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी एक अचानक से खत्म नहीं होती है, उसको बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इसकी घोषणा कब की गई थी, 2008 में। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है।
इसके अलावा जो ये छोटी बड़ी परियोजना वगैरह वाला पॉइंट दिया है, इसके नीचे के जो पॉइंट है इतना आप लोगों को यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप कहीं एग्जाम में मेंस वगैरह लिखते हैं, कहीं आप मेंस एग्जाम होता है, उस केस में अगर आप चाहें तो ये सब चीजें पढ़ सकते हैं, आपके नॉलेज के लिए होगा। दो लोगों के बीच अगर आपका व्याख्यान होगा, वहां आप लोग समझा सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने जो ऊर्जा नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति बनाई थी, उसके तहत ये पॉइंट थे, ये आप ध्यान रखना। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कितने मेगावाट तक की परियोजना लघु परियोजना, कितने मेगावाट से ऊपर की परियोजना बड़ी परियोजना, यानी 25 मेगावाट और 25 मेगावाट से ऊपर, ये ध्यान रखना। नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद सीधे आपका संगठनात्मक ढांचा आता है। संगठनात्मक ढांचा का क्या मतलब है कि जो आपके ऊर्जा से संबंधित चीजें हैं, कौन इसको देखेगा, कैसे देखेगा, एक चीज ये याद रखना है। सीधे देखो, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन, यानी उत्तराखंड विद्युत निगम यानी उत्तराखंड पावर जो कॉर्पोरेशन है, उसका गठन कब किया गया था, ये आपको देखना है 2001 में, ठीक है। परीक्षा वाणी देता है। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, मैंने आपको जिला सीरीज वगैरह में पढ़ाया होगा, आप इसकी साइट पे जाके चेक करना, क्योंकि जितने भी संगठन हैं, जो भी चीजें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखो, अबाउट वाले सेक्शन में देखना, पढ़ लेना उसमें कितना इसका गठन दिया है, ठीक है। क्योंकि अभी हम परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल 2001। इसके अलावा उत्तराखंड जल विद्युत निगम, क्योंकि ये जो निगम है उत्तराखंड विद्युत निगम, वो 3 चीजों से मिलकर अलग अलग बनाया गया है। उनमें से क्या है, एक है उत्तराखंड जल विद्युत निगम, यानी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह का काम करता है, उससे संबंधित चीजें हैं। इसका गठन आपको देखना है 2001 में, इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001। अब कहीं कहीं 12 फरवरी वगैरह भी लिखा होगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना, जहां ऐसे 2 ऑप्शन होते हैं, दोनों को कीप इन माइंड, यानी दिमाग पे रखिए, और उसको आप लोगों ने किस तरीके से देखना है कि वो एग्जाम में क्या दोनों ऑप्शन देता है या नहीं। शायद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उत्तराखंड जल विद्युत निगम है 12 फरवरी दिया है शायद, हाँ, जहां तक मेरा ध्यान है। अभी तो मैं हूं नहीं, क्योंकि चेक नहीं कर सकता हूं, डायरेक्टली वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग इसको चेक करना, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की साइट पे जाना, उसके अबाउट वाले सेक्शन में पढ़ना कि उसकी डेट क्या दी है। अगर 12 फरवरी साथ में दी है तो इसके ब्रैकेट में 12 फरवरी भी लिख लेना, एग्जाम में आपका एक ही पूछेगा, और दूसरी डेट उसकी 1 अप्रैल 2001 दी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, 20 से अधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इसका गठन पढ़ना है, इसका गठन कब यहाँ पे किया गया था, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा देखो, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये इसका जो गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, ये पूछता है पेपर में, 12 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। एक आपको ये ध्यान रखना है कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1988 को। इसके अलावा यहां से कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद आता है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यानी पिटकुल। पिटकुल की स्थापना भी पूछता है, 1 जून 2004 को राज्य की बिजली ट्रांसमिशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका गठन किया गया था। यानी ये सब की सब चीजों का आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इनका आखिर गठन कब किया गया था। पेपर में आपसे पिटकुल का गठन पूछ सकता है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन पूछ सकता है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन पूछ सकता है, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब गठन हुआ था, या मैच करने को पूछ सकता है। आपको इनकी डेट या ईयर इसका क्या करना है, ध्यान में रखना है। बाकी थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसके अंदर से आपका ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। इसी के बाद है यूपीसीएल, यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी का गठन यूजीवीएनएल यानी जल विद्युत निगम लिमिटेड और पिटकुल पावर कॉर्पोरेशन, इन दोनों को बिजली लेकर उपभोक्ताओं तक वितरण किया जाता है, इसका काम यह है। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीसीएल का इसने गठन दिया नहीं है, क्योंकि अब यूपीसीएल बेसिकली क्या करता है बता रहा है, जैसे पिटकुल है या यूजीवीएनएल है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, इनसे बिजली वगैरह खरीद के लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वितरण करने के लिए यूपीसीएल का गठन किया गया, क्योंकि बिजली का उत्पादन नहीं करेगा, वितरण का काम करता है। अब हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे, इनमें से कौन सा एक विद्युत वितरण का कार्य करता है, यूजीवीएनएल, पिटकुल, यूपीसीएल या उत्तराखंड विद्युत निगम, या इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये ध्यान रखना है, बेसिकली वितरण का काम जो करता है कंपनी का गठन, इन दोनों के वितरण के लिए, उपभोक्ताओं तक लाइट यानी जो ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा है, उसको पहुंचाने, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसको आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो टोटल मिला के मैंने क्या समझाया आपको, उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2008 की है, 25 मेगावाट तक की परियोजना जो है लघु परियोजना, इससे ऊपर की बृहद परियोजना कहलाती है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन है, उसका गठन कब हुआ था, यूजीवीएनएल उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन कब हुआ था, टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब हुआ था, इसके अलावा पिटकुल का गठन कब हुआ था, इसके अलावा यूपीसीएल का गठन कब हुआ था, कौन इसमें विद्युत वितरण का कार्य करता है, इस प्रकार से ध्यान में आपको
रखना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उरेडा। ये उरेडा में कई लोगों को हमेशा से कंफ्यूज रहता है कि सर इसका मुख्यालय कहाँ करके आए, क्या अल्मोड़ा करके आए, क्या हम इसको देहरादून करके आए। देखिए इसका सिंपल सी बात है, अब ये देहरादून में स्थापित हो चुका है। स्टार्टिंग में अल्मोड़ा में था, इसका मुख्यालय जो है उरेडा का अब देहरादून में है, कहीं पटेल नगर के आसपास है। आप लोग सर्च भी करें, आप लोग गूगल मैप कीजिए, उरेडा डालिए, उरेडा आपको दिख जाएगा, जहां गूगल मैप की लोकेशन में आएगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्यालय अल्मोड़ा में दे रहा है, जैसे इसका मुख्यालय भी इसमें अल्मोड़ा दिया है, लेकिन ये देहरादून शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। जो उरेडा है, उरेडा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा पे काम करता है। जो नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा जो जनरेट होती है, यानी ऐसा नहीं कि एक बार उस बिजली को यूज किया वो खत्म हो गई। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब उसको दोबारा आप क्या कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं, दोबारा उसका क्या हो सकता है, उत्पादन हो सकता है, उसको बोला जाता है। तो उरेडा उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का मुख्यालय भी वर्तमान में देहरादून में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी वाटर मिल से घराट भी अपग्रेड, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, उरेडा द्वारा 1-2 मेगावाट कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसको ऐसे ही पढ़ लेना क्या क्या कह रहा है। इसके द्वारा राज्य के चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिलों में वाटर मिल्स ऑनर एसोसिएशन की स्थापना की गई। अप्रैल 2001 में केंद्र ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया। क्या ये केंद्र ने दिया गया, तो उत्तराखंड के एग्जाम की दृष्टि से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि पंचक्की को कब, मतलब आप लोगों ने किस चीज का दर्जा दिया, लघु उद्योग का दर्जा दिया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके नीचे के जो है ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपसे सिर्फ ये पूछेगा उत्तराखंड में कौन सी संस्था नवीकरणीय ऊर्जा पे काम करती है, उरेडा, पिटकुल। अब देखो कई लोग क्या होता है ना, रटने की आदत होती है, उनको समझ नहीं आता है कि ये क्या क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने उरेडा की स्थापना पढ़ ली, मुख्यालय पढ़ लिया। लेकिन अगर मेरा जैसा एग्जामिनर हो, मैं तो क्या सेट कर दूंगा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संस्था नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं उसको, नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा पे काम करती है। ऑप्शन में दे दूंगा पिटकुल, यूजीवीएनएल या आपका यूपीसीएल या उरेडा, इस प्रकार से क्वेश्चन दूंगा। वहां बेहोश करने के मेरे पास 1000 तरीके हैं, लेकिन आप क्या करें, मेरी आप किस्मत नहीं है कि मैं पेपर सेट कर सकूंगा। अगर होती तो आप लोगों का तो सिलेक्शन वैसे ही हो जाता। तो देखिए, ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब इसने उरेडा की स्थापना यहां नहीं दी है, शायद कहीं नहीं दी है ना, तो परीक्षावाणी में दी नहीं। तो आप ये नहीं कि हम उरेडा की स्थापना न पढ़ें, तुरंत जाइए नेट पे जाइए, उरेडा लिखिए, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उसके अबाउट वाले सेक्शन में जाइए, यहीं पे नोट कर दीजिए। इसी को तो बोलते हैं सीखना। जब धीरे धीरे चीजें आपके समझ आने लगेंगी, आपको ये पता चलने लगेगा कि यार कहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। हम एक मतलब वन डायमेंशनल, यानी एक सिर्फ एक तरीके से नहीं सोच सकते कि किताब में इतना ही दिया है तो यही पूछेगा, ठीक है। धीरे धीरे चीजें आपके हाथ में आएंगी, धीरे धीरे आप चीजों को सीखोगे, आपका चयन होगा, निश्चित रूप से होगा, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। नियामक आयोग मतलब जो उसको रेगुलेट करता है, कोई ना कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इनको रेगुलेट करे। यानी रेगुलेटर होता है क्या, रेगुलेटर क्या होता है, पंखा है जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, पंखे का एक रेगुलेटर होता है, कम करना है ज्यादा करना है मैं उसको घुमाऊंगा ना, वो रेगुलेटर है। गैस सिलेंडर आप यूज करते होंगे घर पे, रेगुलेट करता है कितना कम, उसको आंच कम ज्यादा जो भी है ना। इसी प्रकार से जो विद्युत का काम करता है, इनको एक रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है, बॉडी है, उसका बोला जाता है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। इस आयोग की स्थापना राज्य में विद्युत व्यवसाय के विनियमन तथा विद्युत दरों के निर्धारण के लिए की गई। देखो ये एक्सचेंज और क्या रेट होंगे विद्युत के, ये तय करता है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, ठीक है, यानी रेगुलेटिंग अथॉरिटी। इसने स्थापना नहीं दी है, तो मैं फिर कह रहा हूं, ये नहीं कि हम आंख बंद करके इसकी स्थापना छोड़ दें। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उरेडा की स्थापना कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं यूपीसीएल की स्थापना कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जितने कमेंट सेक्शन में आपको ये स्थापना नहीं दी है, आपको उसको लिखना है, ठीक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इसका गठन, पावर ग्रिड की स्थापना, ये सब नहीं छोड़ दो। अब देखो बेसिकली हम लोग जब पेपर एग्जाम में जाते हैं, हमारा पेपर होता है, तो अधिकांश जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है कि उत्पादन में प्रमुख परियोजनाएं उत्तराखंड की कौन सी हैं, किस नदी पे। मेगावाट वगैरह पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं कि मेगावाट अगर आपसे पूछे, लेकिन यूके SSC आयोग का कोई भरोसा नहीं हो सकता है कि किसी बार वो आपसे क्या पूछ दे, इसकी क्षमता कितनी इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट होता है उसकी कोई ना कोई अपनी एक क्षमता होती है कि कितने तक की वो विद्युत का उत्पादन कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो पहला क्या देखना है आपको, गलोगी जल विद्युत परियोजना। अब इसमें भी कंफ्यूजन है। मैंने देहरादून जिला 1 पार्ट पढ़ा था, कई लोगों ने मुझे लिखा था कहीं 1909 1914 ये सब दिए हैं। आपको ऑथेंटिक सोर्स के साथ जाना, ऑथेंटिक सोर्स से परीक्षावाणी है, ठीक है। ग्लॉगी के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको इजीली ग्लॉगी के बारे में इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, पर्वतजन वगैरह इन लोगों ने इस चीज को दिया है, तो वहां मैं आपको देख रहा था कि जो ग्लॉगी वगैरह है इसके बारे में उसने दिया है, ठीक है। अब देखो ग्लॉगी जल विद्युत परियोजना मसूरी में है, भट्टाफाल पर की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ ग्लॉगी जल विद्युत परियोजना है, किस नदी
नदी पे है, कहाँ पे किस फॉल पे, भट्टा फाल पे की गई है। इस परियोजना में विद्युत उत्पादन दिसंबर 1912 में शुरू हुआ। यह मैसूर के बाद देश का दूसरा और उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र। एक तो पॉइंट ये याद रखना है, नॉर्दर्न इंडिया का पहला विद्युत संयंत्र कौन सा है, यानी उत्तर भारत का वो कौन सा है अपने आप में। उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र जो है वो है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। दूसरा, इससे विद्युत का उत्पादन कब से हुआ, सन 1912 से। ठीक है, अब जिला सीरीज में कुछ और लिखाया होगा तो हो सकता है मैंने किसी न किसी साइट से या इन्हीं की अपनी साइट से पढ़ के लिखाया होगा, तो आप लोग परीक्षावाणी के साथ जाना। 1912 के साथ ये क्या हुआ था, विद्युत का उत्पादन शुरू हुआ था। एक बार इसको चेक कर लेना आप लोग कहां पे, इसकी साइट पे। ठीक है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना डालना, कोई ना कोई ऑथेंटिक आपको सोर्स से मिल जाएगा। दूसरा, पथरी परियोजना। वैसे हालांकि पथरी परियोजना इतनी ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये याद रखना कहाँ है, किस नदी पे है, यानी स्वतंत्रता पूर्व गंगा नहर हरिद्वार में इतनी। अभी मेगावाट वगैरह भी नहीं पूछेगा। पथरी परियोजना सिर्फ ये याद रखना कि किस नदी पे, ये पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, हरिद्वार में और किस नदी पे। मोहम्मदपुर परियोजना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना ज्यादा पेपर में आएगा नहीं। हरिद्वार में है, उसी गंगा नहर पे है, ये भी नहीं। खमीटा परियोजना दे रहा है उधम सिंह नगर, शायद खमीटा या खटीमा भी हो सकता है। ठीक है, खमीटा तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, खमीटा या खटीमा जो भी है, ये उधम सिंह नगर में, क्योंकि खटीमा उधम सिंह नगर में। खमीटा अगर है तो खटीमा नाम से इसको याद रखना होगा, ये खटीमा ही। ठीक है, लोहिया हेड परियोजना उधम सिंह नगर में। इसको तुरंत एक काम करो, हरिद्वार वाली जैसे जिला सीरीज में आपने पढ़ा है, हरिद्वार की दो हैं, कौन कौन सी वो याद रखना, पथरी परियोजना और दूसरा कौन सा, मोहम्मदपुर परियोजना। दूसरा खमीटा और लोहिया हेड परियोजना उधम सिंह नगर में। ढकरानी परियोजना आपसे पेपर में पूछता है और ये कहाँ है, देहरादून जिले में है। इनके बारे में आपसे डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, यही स्मार्ट स्टडी होती है। हम परीक्षावाणी को इस प्रकार से तैयार करेंगे कि परीक्षावाणी में जो दिया वो तो ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसने ढकरानी परियोजना दिया है, तुरंत गूगल मैप करो, गूगल मैप में ढकरानी परियोजना लिखो, देखो उसको जूम करके किस नदी पे है, यमुना पे है, टोंस है, पोंटा साहिब के आसपास किस जगह पे है, मैंने सब बताया है आपको। ठीक है, उसके अलावा तुरंत गूगल करो ढकरानी परियोजना किस नदी पे बनी है, कितने मेगावाट की है। मेगावाट तो दिया है, लेकिन इसके ढकरानी वगैरह के ये जो छोटे प्रोजेक्ट है, इनके मेगावाट पूछने के बहुत कम चांसेस रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा देखो ढालीपुर परियोजना उसी के आसपास है, तुरंत ढालीपुर परियोजना कहाँ है आपको ये याद रखना है। इसके अलावा ये कौन सी नदी पे बनी है ये भी याद रखना है। ठीक है, छिबरो परियोजना टोंस नदी पे है, देहरादून में है, ये आपको याद रखना है। रामगंगा परियोजना, रामगंगा नाम से ही लग रहा है कि रामगंगा, लेकिन ये कौन सी रामगंगा है ध्यान रखना है, ये आपका पश्चिमी रामगंगा है, जो पौड़ी वगैरह वाली, क्योंकि पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, उस पे नहीं है। इसके अलावा चिला परियोजना कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है, गंगा नदी पे है। खोदरी परियोजना कहाँ है, यमुना पे, देहरादून नदी पे। और टिहरी परियोजना तो है ही है। टनकपुर परियोजना टनकपुर शारदा नदी पे, क्योंकि शारदा नदी वहीं बहती चंपावत। अब इन प्रोजेक्ट को याद करने की क्या तरीके हैं, कई लोगों को ये लगता है सर क्या ये याद करने चाहिए या क्या हम इसको स्किप कर दें। देखो, याद आपको करना होगा, मैं जहां तक ये समझ पाता हूं कि आपको ये चीजें याद करनी है, आपको ध्यान में रखना है। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको देखो अगर जिला सीरीज के अंदर पढ़ा है तो उसको ध्यान रखो। बाकी जो परियोजना दी है आप ये ध्यान रखना किस नदी पे है और किस जिले में है। बेसिकली क्वेश्चन अधिकांश जो पूछा जाता है किस नदी पे है और किस जिले में, ये ध्यान रखना। स्थापना वगैरह बहुत नहीं पूछेगा इनके, जैसे ये नीचे लिख रखा है इसने मोहम्मदपुर, ये ढकरानी परियोजना, ढालीपुर परियोजना, क्योंकि ये बड़े बड़े ईयर दे रखे हैं बहुत, 65 से 70 यानी 5-5 साल का इसमें टाइम दिया, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल ईयर में हुआ है, जैसे 1980 या 1981 ऐसे कहीं दिया है, तो उसको आप ध्यान रखोगे कि अगर इंडिविजुअल एक ही साल उसमें है, एक ही ईयर उसमें है, तो उस टाइम आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है आपका टिहरी परियोजना। टिहरी तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, कुछ नहीं पढ़ना है टिहरी के बारे में, किस नदी पे आप सब जानते हैं। टिहरी के बारे में एंजॉय करके पढ़ो, इसको कब देश को समर्पित किया गया था, ये कब से शुरू हुआ था, इस पे काम कब से शुरू हुआ था, टिहरी डैम के बनाने के लिए स्ट्रक्चर कौन सा, प्रोफेसर ये जेम्स ब्रूम कौन थे, ये इस टाइप की चीजें, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध है तो इसकी हाइट क्या है, ये बहुत हल्का टिहरी से क्वेश्चन आता है और बहुत फेमस है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, तो आपको इसको इंजॉय करके पढ़ना चाहिए जीके बढ़ाने के लिए, क्योंकि एशिया का सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट बताता है कितनी इसकी ऊंचाई है, इसको शुरुआत कब से हुआ था, राष्ट्र के नाम इसको कब समर्पित किया गया था, इसमें पहला जो प्रोजेक्ट हुआ था कब शुरुआत की थी, ये सब आपको पढ़ना है। एक राष्ट्र की गांव की संज्ञा दी गई है, एशिया का सबसे ऊंचा है, दुनिया का चौथा, दुनिया का कुछ नहीं पूछने आ रहा, इसकी हाइट याद रखना। और इसके अलावा जो ये परियोजना है इसको केंद्र ने कब मंजूरी दी, टिहरी जल बांध निगम की स्थापना कब हुई थी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी, कितने मेगावाट तक की परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। 2400 मेगावाट तक की परियोजना है, कब राष्ट्र को इसको समर्पित किया गया था। टिहरी डैम वाले प्रोजेक्ट को आप इसी तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, इसी के बगल में एक स्वामी राम तीर्थ सागर है, ये क्वेश्चन भी पूछता है स्वामी राम तीर्थ सागर कहां पर है और इसका एरिया कितना है, 42 वर्ग किलोमीटर यानी 42 स्क्वायर किलोमीटर है।
ये आपको ध्यान रखना। अब देखो इसका मीटर कितना, व्यास वगैरह, ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखने होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं हो सकता है कभी आपसे पूछ दे इसकी कुल लंबाई कितनी है, कभी पूछ दे इसका कितना मीटर इसका व्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भरोसा नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछ दे। तो टिहरी वाला जो प्रोजेक्ट है वो राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे देखिए आप लोग, इसने क्या दिया है, देखो टिहरी परियोजना से लाभ वगैरह आपको सिंपल ये याद रखना है। इसके बारे में जो फैक्ट है, कितने मेगावाट की, कितनी हाइट है, इस जगह सबसे ऊंचा बांध है तो ठीक है। इसके प्रोजेक्ट टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट पावर कॉर्पोरेशन कब बना था, इन चीजों को आप लोगों ने यहाँ से ध्यान रखना है। बाकी जो विस्थापन और पुनर्वास वाला है, यहाँ से कुछ नहीं देखना, वो तो पढ़ने वाली चीजें हैं भाई। अगर कहीं पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे, वहां रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं तो आपको शिफ्ट करना होगा ना, वो चीजें दी हुई है, उतना आप लोगों को यहाँ से ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए परियोजना संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य दे रहा है, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इसने लिखे हुए हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट में क्या दे रहा होगा, वही सब चीजें होंगी कि ये इतने मेगावाट की थी। प्रोफेसर जेम्स ब्रूम का नाम याद रखना है, ठीक है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, ये बहुत पेपर में आता है। टिहरी डैम का जो डिजाइन तैयार किया था प्रोफेसर जेम्स ब्रूम ने तैयार किया था। इसके अलावा 1986 में सोवियत संघ के सहायता से इसमें कुछ काम हुआ। ये सब चीजें पढ़ने वाली चीजें हैं। 1978 में जो है टिहरी, ये 1978 में टिहरी में विद्यमान नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन। ये नहीं पूछेगा ये बांध विरोधी समिति, क्योंकि अब तो बांध बन चुका है ना, अब तो सब चीज हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं पूछता है आपसे। तो आप सिर्फ ये याद रखना कि यहां से जो क्वेश्चन है, कितने मेगावाट और किस नदी पे, ये सब चीजें आई, किसने इसका डिजाइन तैयार किया, राष्ट्र को कब समर्पित हुआ, यहां से क्वेश्चन इतना ही आपसे वो क्या करेगा, पूछेगा, ठीक है। अब देखिए अगले पेज में दे रहा हूं, मछलियों को कई वनस्पतियों को जीवों पर निर्माण का घातक प्रभाव पड़ेगा। ये तो सब वो आपसे जहाँ पे कहीं इंटरव्यू होता है, कहीं मेंस वगैरह लिखना होता है, कहाँ पर्यावरण को क्या नुकसान वगैरह होगा, वहां ये सब चीजें पूछी जाती है, ठीक है। इसमें ये कुछ नहीं पढ़ना है आपने। अगला सीधे आता है आपका विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। अब विष्णुप्रयाग कहाँ है, किस जिले में, पहला क्वेश्चन ये पता होना चाहिए। दूसरा किस नदी पे, ये पता होना चाहिए। तीसरा कितने मेगावाट की है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कितने मेगावाट की, 650 मेगावाट वो इसमें देता है, एक आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इस विद्युत परियोजना का निर्माण अविभाजित यूपी पावर कॉर्पोरेशन, एक प्राइवेट का, ये कुछ नहीं पूछना है आपने, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। उत्पादित बिजली क्षमता कुछ नहीं पढ़ना है। उत्तराखंड को कितना मिलता है, 12% आप खुद ही जानते हैं। धौलीगंगा फेज 1 परियोजना, इसका भी आपको याद रखना है कि किस नदी पे धौलीगंगा फेज 1 परियोजना है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा, 280 मेगावाट की भारत सरकार की विद्युत परियोजना, मेगावाट याद रखना, पूर्वी धौलीगंगा नदी पे धारचूला के पास है, ये याद रखना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बारे में आप इंटरनेट वगैरह से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको भी स्टडी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो धौलीगंगा फेज 1 परियोजना है, कितने मेगावाट की है, कौन सी जगह है, धारचूला के पास पिथौरागढ़ जिले में है, किस नदी पे, पूर्वी धौलीगंगा नदी पे है। इस परियोजना को 2005 में चालू किया गया था। कब इस परियोजना को शुरू किया गया था, इसकी ऊंचाई क्या है और इसमें कितना मीटर लंबा है, ये डैम वैम के बारे में नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो धौलीगंगा फेज 1 परियोजना और फेज 2 परियोजना है ना, इससे क्वेश्चन आता है, इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई, इसके अलावा इसको कब शुरू किया गया था, किस नदी पे है, कहाँ है, कितने मेगावाट क्षमता है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक। इसके बाद आता है आपका मनेरी भाली परियोजना। मनेरी भाली कहाँ है, उत्तरकाशी में, किस नदी पे है, अपने आप में भागीरथी नदी पे है, इतना आप लोग याद रखना। और इस परियोजना ने कब कार्य शुरू किया था, 1983 में। इसका मेगावाट पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा क्या है, कम है, यानी रेयर केस है कि इससे आपको ये पूछेगा कि कितने मेगावाट की प्रोजेक्ट परियोजना है, ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल से ही आपसे पूछेगा, ठीक है। अगला देखो 304 मेगावाट की मनेरी भाली, दो हैं, दोनों वही है उत्तरकाशी में, फेज मतलब 1 और 2, ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। अगला श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, नाम से ही लग रहा है श्रीनगर पौड़ी में होगा, किस नदी पे, एक ही बड़ी नदी वहां पे अलकनंदा, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, वैसे आपको समझ आ जाएगा। अब देखो ये देता है कि निर्माणाधीन व चिन्हित प्रमुख परियोजनाएं। अब इसके अंदर कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, या जिसको हमने साइन किया हुआ है, हमने देख रहे हैं कि कौन सी हमारा इस पे काम करेंगे। अब इसके अंदर आपका यूजीवीएनएल ने कौन सी की है, अब इसके अंदर सिर्फ आपको देखना है, जैसे ये आपको ये बाहर से इसने लिखा है यूजीवीएनएल, टीएसडीसी, एनटीपीसी, इनके द्वारा जो शुरू किया जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से एक काम करना है। जैसे पहले में क्या देखा है इसने, मनेरी भाली आपको पता चल गया। दूसरा विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना, ये कहाँ है, ये ध्यान रखोगे। टिहरी बताइए आपको, जाड़गंगा किसकी सहायक है, वेकांग बोलिंग परियोजना, झेलक, तमक, कारमोली तथा गोहनाताल आदि परियोजना बनाई जानी है, ठीक। अब ध्यान रखना, ये जब किताब छपी होगी, ये थोड़ा सा इसको 1 साल 2-3 साल हो चुके होंगे, ठीक है। हो सकता है कि इन 3 सालों पे इस परियोजनाओं में, इन प्रोजेक्ट्स पे कुछ ना कुछ वर्क हो चुका होगा, ये आप खुद भी मानते हैं, आपको खुद भी ये समझ आना चाहिए। तो आप जितने नाम दिए हैं इसमें,
सीधे सीधे आपको क्या करना है, इंटरनेट पे सर्च करना है और उस पर देखना है, कहीं ना कहीं कोई न्यूज मिलेगी, कितना इससे प्रोग्रेस हुआ है, क्या हुआ है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना किस जिले में है, किस नदी पे है, और कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। इन नामों को जो ऐसे हैं, जो चिन्हित परियोजनाएं हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, उनको सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि वो किस जिले में है और किस नदी पे है, और ये नहीं दिया होगा तो इसको इंटरनेट से आप लोग सर्च करोगे, ठीक है। जब आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, ठीक है। जो कुछ क्वेश्चन अलग इधर उधर से आ जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कहाँ से आया है, वो हमारे किताबों में ही होता है। अब देखो, जिसने किताब छापी होगी, जिसने किताब बनवाई होगी, लिखवाई होगी, उसने भी कई रिसर्च, कई सर्च वगैरह किया होगा, उसके बाद इन प्रोजेक्ट के नाम डाले होंगे, तो कहीं ना कहीं इस पर कोई ना कोई काम हुआ होगा, तभी तो किताब बनाने वाले ने इसके नाम डाले ना। तो आप अपनी ओर से क्या एफर्ट लगाओगे कि ये देखोगे, जैसे इनके बारे में तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनका इतना ही ध्यान रखना है किस जिले में किस नदी पे, बस किस जिले में किस नदी पे, नोट कर लो किस जिले में किस नदी पे, ठीक है। आज ही ये काम कर लेना। दूसरा एनटीपी, ये यूजीबीएनएल के हैं, ठीक है, टीएचडीसी के। एनटीपीसी कौन सी कर रहा है, लोहारी नागपाल परियोजना कहाँ है, किस नदी पे है, लता तपोवन किसमें है, तपोवन विष्णुगाल किसमें है, रूपसिया बगल किसमें है, खसिया बगल किसमें है, ये बनाई गई है। ये सीधे सीधे सर्च करोगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे एक अनुरोध है मेरा, इस परियोजनाओं को सिर्फ सर्च करके एक बार देखना है किस नदी पे है और कहां वो बनाई गई है, इतना ध्यान रखना है। एनटीपीसी कौन सी कर रहा है आपको पता चल गया। अगला देखो, एनएचपीसी द्वारा लखवार परियोजना, आपको जानते हैं कहाँ है, लखवार ब्यासी, कोटभेल परियोजना, खरतोली लुमटी, छुंगर चाल एवं गरवात घाट आदि परियोजनाएं, ठीक है। ये सब के सब एक ही तरीके हैं, इनको ज्यादा डिटेल से इनकी कोई भी ऐसा काम मत करना कि इसकी मेगावाट क्षमता आप लोग पढ़ो। आपको इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस नदी पे है और किस जगह बनाई जानी है, ठीक है। इसी एक एक नंबर से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, ठीक है। जल्दी से इस पे काम कर लेना। इसके अलावा नीचे दे रखा है देवसारी बांध परियोजना, नटवार मोरी एवं जो जखोल सांकरी आदि, ये भी आप लोग सर्च करना। नीचे सभी विष्णु प्रयाग, आधे नाम तो वैसे जैसे गढ़वाल वगैरह के इलाके के आप लोग, आपके जैसे आपका टिहरी का है, कोई चमोली का है, उनको तो ये नाम ही पता रहते कि यहाँ है। तो जिसको नहीं, जैसे कुमाऊं के जिले हैं, कुमाऊं के जैसे बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, उनमें ऐसी परियोजनाएं नहीं मिलेंगी आपको। उन लोगों को तुरंत से सर्च कर लेना चाहिए, जिसको आता है वो अच्छी बात है, ठीक है। पाल मनेरी परियोजना, इसकी क्षमता दे रखी है, उत्तरकाशी जिले में है, भागीरथी नदी पे, ये ध्यान रखना। किसो बांध परियोजना किस जिले में है, किस नदी पे, कितनी इसकी मेगावाट क्षमता, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। किसो बांध परियोजना बहुत आता है पेपर में, टोंस नदी पे। उच्चाऊ बांध परियोजना बहुत आता है, पौड़ी गढ़वाल में, अलकनंदा नदी पे 1000 मेगावाट। लोहारी नागपाल मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तरकाशी भागीरथी। कोटली भेल परियोजना गंगा नदी पर 1000 मेगावाट। पंचेश्वर बांध परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना काली नदी पे, ठीक है। इतना आपको क्या करना है, इसमें से ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी बहुत ज्यादा क्या है, कीमती चीजें हैं और आपको इनको इसी तरीके से क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। ये आपका ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर था और ये क्वेश्चन जो है आपके इसी प्रकार से कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जाते हैं। इनको आप लोग बहुत ज्यादा क्या करोगे, ध्यान में अपने आप में रखोगे। अब इसने क्या दिए, देखो सामने प्रश्नोत्तरी दे रखे, यानी इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अब आप कई चीजें देखो इसमें से बनाना शुरू करोगे। इसने 28 क्वेश्चन दिए हैं। 28 क्वेश्चन का मतलब आपको कई क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे इसने जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना है, तो जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किमी लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। अब जिसको ये पता होगा लोकेशन, अब चलो कुछ नहीं पता आपको, धरासू कहाँ है आपको पता है, जोशियारा कहाँ पता है, उत्तरकाशी और टेहरी के आसपास के इलाके, तो वैसे ही पता चल जाएगा वहां कौन सी नदी बहती है, भागीरथी नदी, ठीक है। राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजना में कितना % रॉयल्टी राज्य को मिलती है, अभी बताया मैंने 12%। किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जिले में, अभी बता रखा है किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पे है और किस जिले में है, टोंस नदी पे है और किस जिले में, देहरादून में, ठीक है। भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि, महाकाली नदी भारत और नेपाल की शायद 1996 के समथिंग हुई थी, कंफर्म नहीं, एक बार चेक कर लेना। मैंने शायद जिला सीरीज में आपको ये पढ़ाया होगा कि महाकाली संधि कब हुई थी, ठीक है। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा, जबकि एशिया में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है अब, ठीक है। अब तो पता है कोटेश्वर बांध किस नदी पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट भागीरथी नदी पे। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब चालू किया गया, जब राष्ट्र को समर्पित किया होगा तभी तो चालू होगा ना, 2006 में। टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर का क्षेत्रफल अभी बताया था मैंने 42 वर्ग किलोमीटर। राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना, 25 मेगावाट, वैसे ही पता चल जाएगा। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ है स्थित, यानी जो एनर्जी पार्क है, ऊर्जा पार्क है, वो देहरादून में है। ये क्वेश्चन नहीं मिला तो इसको ध्यान रखोगे। नानक सागर कहाँ पड़ता है, उधम सिंह नगर में, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, लोहारी नागपाल उत्तरकाशी पता है आपको, मनेरी भाली उत्तरकाशी पता है आपको, सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ से, विष्णु प्रयाग परियोजना इसने रुद्रप्रयाग दिया है, जबकि
जबकि ये चमोली में स्थित, ठीक है। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता अभी बताया था 1986 में रूस से समझौता हुआ था। यूपी सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले की किस नदी में, चमोली जिले में किस नदी पे है, वैसे ही पता चल गया, अलकनंदा। राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी, किस नदी पे बनाई गई थी, मसूरी, कहां बनाई गई थी, मसूरी में, अभी गलोगी वाला है। इसके अलावा राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कोटेश्वर बांध, कोठार बांध, ठीक है। कृत्रिम झील आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं बनी है, वो आर्टिफिशियल है, कोठार है, ठीक है, ध्यान रखना। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आपको पता है टिहरी। निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में जिलों में कौन सा सुमेलित नहीं है, पथरी परियोजना हरिद्वार अभी बताया था, खमीटा परियोजना यूएस नगर अभी बताया था, चीला परियोजना पौड़ी अभी बताया था, ढालीपुर परियोजना टिहरी देहरादून, जबकि ढालीपुर कहां है, देहरादून में है, ठीक है। निम्न जल विद्युत परियोजनाओं व नदियों में कौन सुमेलित है, टनकपुर परियोजना शारदा काली नदी सही है, खेदरी परियोजना यमुना बिल्कुल सही है, छिबरो परियोजना टोंस बिल्कुल सही है, जबकि चिला परियोजना रामगंगा देहरा जो कि गलत है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला देखो, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ये सब पता है, गलत युग्म सारणी ने, ये आप कर लोगे। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पता ही चल गया आपको कब हुआ था। प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आपको पता चल गई कब हुई थी, विष्णुगाड़ पिपलकोटी परियोजना अलकनंदा नदी पे ये है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना आपको बता रखी है। उत्तराखंड का प्रथम पावर कौन सा है, गलोगी जल विद्युत पावर परियोजना है, ठीक है। ये था आपका आज का उत्तराखंड का दूसरा चैप्टर जो कि ऊर्जा संसाधन वाला है। इसके एमसीक्यू जो स्टार्टिंग में वन लाइनर दिए हैं, सॉरी एमसीक्यू नहीं, वन लाइनर, वो तुरंत आप लोग कर लीजिएगा और यहां इन दोनों चैप्टरों को तैयार करके नेट से सर्च कर लीजिएगा जो भी चीजें आपको मैंने बताई हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।